झेंगयू की आंखें उदासी से चमकने लगीं। एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ उसने समझाया कि अगर लुशेंग ने उसे ऊर्जा क्रिस्टल वापस नहीं किए तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लुशेंग का ध्यान जो उसके सामने खड़ा था उस पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक उलझन में था। उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखें बंद कीं और चिंतित स्वर में उल्लेख किया कि गाइड ब्लू प्लैनेट की तुलना में बहुत उच्च स्तर की मार्शल सभ्यता से था। शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद वे उन गाइडों की तुलना में कुछ भी नहीं थे जो शक्तिशाली स्तर 10 मार्शल योद्धा थे। हालांकि लुशेंग शक्तिशाली था, लेकिन इस स्थिति पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए था। लुशेंग कई सेकंड के लिए चुपचाप सोचने लगा, फिर उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ उठाया और एक शांत नजर से महसूस किया कि वह गाइड और उनके पीछे की मार्शल सभ्यता के बारे में काफी कुछ जानती है। इसलिए उसने पूछा कि क्या वह उसे उनके बारे में और बता सकती है। झेंगयू की आंखें प्यार और घबराहट से चौड़ी हो गईं। उसने बालों के ताले को ठीक किया, जमीन की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह समझाते हुए कि वह बस लंबे समय तक जीवित रही है। अपनी उंगली का उपयोग करते हुए उसने सिस्टम को सक्रिय किया, यह उल्लेख करते हुए कि जितना अधिक कोई जीता है उतना ही अधिक सीखता है। तभी उनके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। उत्साहित निगाहों से झेंगयू ने अपनी उंगली को सिस्टम विंडो के करीब लाना शुरू किया। हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सिस्टम ने ब्लू प्लैनेट और अन्य आसपास के ग्रहों को दिखाना शुरू कर दिया। ब्लू प्लैनेट आकाशीय सर्प तारा प्रणाली के भीतर स्थित था, जिसे स्तर 1 संसाधन सितारा माना जाता है। सिस्टम ने पृथ्वी से जूम आउट करना शुरू कर दिया और एक दूर के ग्रह पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तविकता यह थी कि मार्गदर्शक एक शक्तिशाली युद्ध ग्रह से आए थे। लुशेंग ने सिस्टम विंडो का निरीक्षण करना शुरू किया और एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ पूछा कि क्या स्तर 1 संसाधन सितारा और युद्ध ग्रह सबसे उन्नत मार्शल सभ्यताओं द्वारा ग्रहों को वर्गीकृत करने का तरीका था। झेंगयू की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने समझाया कि लुशेंग सही था क्योंकि ग्रह को उसके गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्लू प्लैनेट में ऊर्जा क्रिस्टल जैसे तारकीय संसाधन थे, लेकिन सीमित मात्रा में, इसलिए इसे स्तर 1 संसाधन सितारा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सिस्टम ने युद्ध ग्रह को प्रदर्शित करना शुरू किया, जो ब्लू प्लैनेट से बहुत अलग था। यह नारंगी था और एक अजीब ऊर्जा से घिरा हुआ था। यह ग्रह एक विदेशी जानवर युद्ध के मैदान के करीब था, जहां युद्ध तीव्र थे, ब्लू प्लैनेट के युद्ध क्षेत्रों के समान, जहां सैनिकों को भूमिगत गुफाओं की दरारों की रक्षा करनी थी। सिस्टम युद्ध ग्रह से दूर चला गया और युद्ध ग्रहों और तारकीय संसाधन ग्रहों के अलावा सुंदर ग्रहों को दिखाना शुरू कर दिया। वहां उद्यान ग्रह भी मौजूद थे, जो चमकदार परिदृश्यों के साथ सुंदर थे, लेकिन उनमें बहुत अधिक संसाधन नहीं थे और उनकी सभ्यता का स्तर काफी कम था। इनमें निवासियों के लिए उपयुक्त ग्रह शामिल थे, जैसे कि संस्कृति ग्रह और यहाँ तक कि अपशिष्ट ग्रह, जैसे कि कचरा डंप ग्रह। अन्य प्रत्येक ग्रह का अपना स्तर और उद्देश्य था, ब्राह्मणों की जाति संरचना के समान। लुशेंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसका ध्यान सिस्टम पर केंद्रित हो गया, यह महसूस करते हुए कि यह उनके ग्रह के समाज से बहुत अलग नहीं था। अपनी उंगली का उपयोग करते हुए झेंगयू ने सिस्टम विंडो के माध्यम से नेविगेट करना शुरू किया, यह समझाते हुए कि ब्रह्मांड की विशालता में जब तक जीवन है तब तक अंतर इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि गाइड ने जो बताया था उसके अनुसार किसी भी ग्रह में युद्ध ग्रह में बदलने की संभावना थी। लुशेंग ने सिस्टम विंडो का निरीक्षण करना शुरू किया और बिना किसी बाधा के चुपचाप झेंगयू की बात सुनी।
मार्शल संत की आंखें डर से चमकने लगीं जब उसने खुलासा किया कि ब्लू प्लैनेट में वास्तव में युद्धग्रह बनने की क्षमता थी। यह सुनकर लुशेंग की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह उसकी ओर मुड़ा और एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ उसे समझाने के लिए कहा। झेंगयू अपने विचारों में डूबी हुई जमीन पर टकटकी लगाने लगी। सिस्टम ने उस समय का अनुकरण दिखाना शुरू कर दिया जब गाइड दिखाई दिया। यह एक शक्तिशाली पोर्टल के माध्यम से दुनिया में उतरा। उसने बताया कि गाइड हर 10 साल में एक बार आता है। संसाधनों को इकट्ठा करने के अलावा उसके पास एक महत्वपूर्ण कार्य भी था, ग्रह पर उत्परिवर्ती जानवरों के आक्रमण की निगरानी करना। एक जिज्ञासु नजर से लुशेंग ने पूछा कि क्या पूरी आकाशगंगा उत्परिवर्ती जानवरों के आक्रमण के खतरे का सामना कर रही है। झेंगयू की आंखें शांति से भर गईं। उसने अपनी उंगली से सिस्टम विंडो की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और अपना सिर हिलाया, यह समझाते हुए कि सभी सभ्यताएं इस संकट का सामना करने और इसे कम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दोनों ने जानकारी साझा करने के बाद हमारे लड़के की आंखें क्रोध से भर गईं और उसने एक आह भरी। उस पर दबाव बहुत कम हो गया था क्योंकि उत्परिवर्ती जानवरों के लिए अधिक सक्षम लोग थे जो उसका ख्याल रख सकते थे, इसलिए उसे अब उद्धारकर्ता कहलाने की जरूरत नहीं थी। जितनी अधिक क्षमता उतनी ही अधिक जिम्मेदारी उसके साथ। तत्काल क्षमताओं के कारण उसे बस अपने ग्रह को अच्छी तरह से प्रबंधित करना था, लगातार मध्यम और निम्नस्तरीय बलों को मजबूत करना था। केवल इसी के साथ वह पहले से ही सार्थक तरीके से अपना कर्तव्य पूरा कर रहा होगा। झेंगयू ने परिदृश्य का निरीक्षण करना शुरू किया और उसकी आंखें शांति से भर गईं। एक गंभीर नजर से उसने समझाया कि गाइड ने जो कहा था उसके अनुसार नीला ग्रह अंततः एक सच्चा युद्ध ग्रह बन जाएगा। उस समय मानवता अब ग्रह पर निवास करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन इसके लिए अभी भी कई साल बाकी थे। लू झेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया और एक भी शब्द नहीं बोला। झेंगयू ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपनी आंखें बंद कीं और एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि वे शांति के इस युग में शांति से बूढ़े होने जा रहे हैं। यह सुनकर लू झेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा सदमे में खुला रह गया। वह गुस्से से मार्शल संत को घूरने लगा और उसने खुलासा किया कि जल्दबाजी में वादे करना एक बड़ा अभिशाप था। झेंगयू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, लू झेंग को देखने लगी और कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। लू झेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत भाव से इस बारे में और बात न करने का फैसला किया और पूछा कि क्या उसने कभी नीले ग्रह को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। झेंगयू ने अपना हाथ अपने मुंह से हटा लिया और उसका ध्यान लू झेंग पर केंद्रित हो गया, जिससे उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और आकाश को देखने लगी। एक ईमानदार नजर से उसने स्वीकार किया कि वह इस ग्रह को नहीं छोड़ना चाहती थी। इस जीवन में वह केवल एक परिवार और शांति से रहना चाहती थी। उसके लिए मार्शल पथ बहुत लंबा और कठिन था और हालांकि वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए तरस रही थी, यह एक साधारण सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। लू झेंग उसकी ओर मुड़ा और उसे आश्चर्यचकित नजर से चुपचाप देखने लगा। आसमान साफ था और पक्षी क्षेत्र के चारों ओर उड़ रहे थे। वह जानती थी कि मार्शल संत बनना उसकी सीमा थी। उसने अपना अधिकांश जीवन मार्शल पथ के लिए संघर्ष करते हुए बिताया था, लेकिन अब समय आ गया था कि वह उन चीजों को करने के लिए समय समर्पित करे जो वह करना चाहती थी। उसने झील की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लू झेंग की ओर मुड़ी और चिंतित भाव से कहा कि यदि वह नीले ग्रह को छोड़ना चाहता है तो उसे गाइड को नाराज नहीं करना चाहिए। चाहे वह स्तर 10 पर चढ़ने का मार्ग हो या इस ग्रह को छोड़ना हो, सब कुछ गाइड के हाथ में था,
क्योंकि वर्तमान तकनीक के साथ वे अभी भी अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम जहाज बनाने में सक्षम नहीं थे। लू झेंग ने चुपचाप झील पर विचार करना शुरू किया। फिर उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। वह जानता था कि वह गलत नहीं थी, क्योंकि ग्रह को छोड़ना केवल ताकत बढ़ाने जितना आसान नहीं था। तकनीकी प्रगति के बिना वे यह कदम नहीं उठा सकते थे। वह स्तर 10 के योद्धाओं के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन जानता था कि स्तर 9 होना किसी के शरीर को तारकीय अंतरिक्ष में मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह और झेंग यू दृढ़ निश्चयी भाव से पुल पार करने लगे। हमारे लड़के ने उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि उसे स्पष्ट था कि क्या करना है। झेंग यू ने अब और जोर न देने का फैसला किया और उसे गाइड की उन्नत तकनीक और अंतरिक्ष यान जैसे उसके लोगों के बारे में बताने का फैसला किया। दोनों ने बातचीत जारी रखी और रास्ते में झेंग यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शर्माते हुए एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा कि क्या लू झेंग लिन वान वान के मामले पर पुनर्विचार नहीं करना चाहता था। यह सुनकर हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह शर्माए बिना नहीं रह सका। लू झेंग ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया, दूर देखा और एक घबराए हुए भाव के साथ कहा कि उसे स्नोई से इस बारे में बात करनी होगी कि क्या वह सहमत है। लू झेंग ने खुद को लड़कियों से घिरा हुआ और गले मिलते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया। उनमें स्नोई और लिन वान वान भी थीं, अगर उसे मजबूर किया जाए। शायद वह कुछ और महिलाओं से शादी करने पर विचार कर सकता था, लेकिन फिर उसने विचार को खारिज कर दिया और एक रास्ता को जारी रखने का फैसला किया क्योंकि वह अन्य लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता था। कुछ दिनों बाद लू झेंग को खाने के लिए आमंत्रित किया गया। स्नोई और अन्य लोगों ने सभी प्रकार के व्यंजनों के साथ एक बड़ा रात्रिभोज आयोजित किया। भोजन के दौरान लू झेंग के सभी पुराने परिचित दिखाई दिए। उनमें लिन वान वान, डोंगशेंग यी और कई अन्य शामिल थे। जब डोंगशेंग यी भोजन का आनंद ले रहा था, लू झेंग प्रकट हुआ और अपने हाथों को उसके कंधों पर रख दिया। यह देखकर डोंगशेंग यी घबरा गया, जबकि दूसरी ओर लिन वान वान अपनी हंसी नहीं रोक सका। एक बार रात हो गई, लू झेंग अपनी हवेली में लौट आया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। लू झेंग ने ध्यान केंद्रित किया और सपनों के स्थान में दिखाई दिया। एक शांत नजर से उसने हवा को छुआ, जिससे कई लाल सिस्टम विंडो दिखाई दी। सिस्टम ने जानकारी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। लू झेंग ने अपनी बाहों को पार किया और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया, जिससे उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। वह विश्वास नहीं कर सका कि बाहरी अंतरिक्ष के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं थी। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और लिन झेंग यी की जानकारी की तुलना सिस्टम से करने पर उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सिस्टम में दिखाई देने वाली हर चीज झूठी थी। उसके लिए यह सही नहीं था। लू झेंग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और विचार करना शुरू किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल सच्चे स्तर 9 पर पहुंचकर या आधिकारिक तौर पर स्तर 10 के योद्धा को हराकर ही वह अपनी अनुमतियों को स्तर 11 तक बढ़ा सकता था। सिस्टम की जानकारी के अनुसार लू झेंग अक्टूबर में गाइड से मिलने जा रहा था और लड़ाई के दौरान उसे 3 बार मिलने वाले थे, लेकिन वह मरने वाला नहीं था और 3 साल बाद वह स्तर 9 पर चढ़ने वाला था। लू झेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके लिए सिस्टम की भविष्यवाणी दिलचस्प थी। उसकी वर्तमान ताकत में अभी भी गाइड की ताकत से एक बड़ा अंतर था और एकमात्र निश्चित बात यह थी कि वह लड़ाई के दौरान मरने वाला नहीं था। लू झेंग ने अपनी बाहें पार कीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं क्योंकि यह वही था जो वह चाहता था। गाइड की ताकत उसे मारने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वह मरने वाला नहीं था।
युद्ध के दौरान उसके पास बस इतना ही दबाव था कि वह आगे बढ़ सके और खुद को पीछे छोड़ सके। अपनी उंगली का उपयोग करते हुए लू झेंग ने सिस्टम विंडो को छुआ। उसने पढ़ना जारी रखने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ ने उसका ध्यान खींचा। आश्चर्य और भ्रम में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सिस्टम विंडो बहुत बड़ी हो गई, जिससे पता चला कि 5 साल बाद लू झेंग 28 साल की उम्र में नीले ग्रह के विनाश के युद्ध के दौरान मरने वाला था। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और चुपचाप सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह फिर से मरने वाला था, और इस बार नीला ग्रह भी नहीं बचने वाला था, जिससे वह सदमे में आ गया। लू झेंग घबरा गया और चिंतित भाव के साथ सिस्टम विंडो के माध्यम से नेविगेट करना शुरू कर दिया। जानकारी फिर से नहीं बदली थी, यह महसूस करते हुए कि यह ड्रीमस्पेस द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर सबसे संभावित भविष्य था। उसे यकीन था कि कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा जिसे उसने अनदेखा कर दिया था, कुछ अस्पष्ट डेटा। डर से भरी निगाहों से लू झेंग ने गाइड की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से सोचा, यह महसूस करते हुए कि पूरा नीला ग्रह नष्ट होने वाला था और मार्शल मास्टर स्तर 9 तक पहुंचने के बाद भी वह इसे रोक नहीं सकता था, और स्तर 10 भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। केवल स्तर 11 या उससे अधिक का अस्तित्व ही ऐसा कर सकता है। लू झेंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसने सोचा कि यह अस्तित्व ग्रह पर मौजूद दरार से आ सकता है। उग्र निगाहों से लू झेंग ने उस शक्तिशाली प्राणी की कल्पना करना शुरू कर दिया जिसका सामना उसने समुद्र के तल पर किया था। वह जानता था कि अगर वह प्राणी रसातल से बाहर आ गया तो नीले ग्रह का विनाश संभव होगा। हालांकि यह दुनिया संकटों से ग्रस्त थी, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं था। लू झेंग ने जमीन पर जोर से रौंदा, जिससे छोटी छोटी दरारें बन गईं। उसके अनुसार यह पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि नीले ग्रह को किसने नष्ट किया था। हमारे लड़के ने अपने सिर पर हाथ रखा और पागल होने लगा। उसकी आंखें अपराध बोध से भर गईं, क्योंकि उसके अनुसार अगर लिन झेंग तुमने उसे कुछ नहीं बताया होता, शायद यह संकट नहीं टूटता। लू झेंग ने अपनी बाहें पार कीं और एक उलझन भरी निगाह से उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया। उसे याद आया कि उसने कहा था कि वह शांति के समय बुढ़ापे में मरना चाहती थी, और रात तक वे पहले से ही दुनिया का सर्वनाश कर चुके थे। उसके अनुसार उसे अपराधबोध सहना पड़ा। लू झेंग की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं, जिससे उसने अपने दांत कस लिए। उसने सोचा कि अभी भी कोई रास्ता हो सकता है, क्योंकि आखिरकार उसके पास 28 तक अभी भी 8 साल थे, और 8 साल काफी थे, जो पूरी तरह से आपदा की तरह लग रहा था। 8 साल में शायद वह हाथ की एक साधारण लहर से इसे हल कर सकता था। लू झेंग ने जमीन पर पैर रखा और अपने प्रियजनों की यादें उसके दिमाग में आ गईं। वह जमीन की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि सबसे खराब स्थिति में भी अगर वह जीत नहीं पाया तो कम से कम वह बच तो सकता है, और सबसे मुश्किल काम तो अपने सभी प्रियजनों को ब्लू स्टार से दूर ले जाना था। सूरज उग आया। लू झेंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, क्योंकि वह जानता था कि वह ब्लू स्टार के अनगिनत लाखों देशवासियों को शांति से नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं और उसका ध्यान सूरज पर केंद्रित हो गया। वह जानता था कि उसे और मजबूत बनना है और जल्दी से सुधार करना है। उसे सब कुछ बदलने के लिए काफी मजबूत होना था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।